एक सीकर ने पूछा है, संबंध में यदि दूसरे का व्यवहार टॉक्सिक है तो उसे बदलने का क्या प्रभावी या इफेक्टिव तरीका है। देखिए, जहाँ तक दूसरे को बदलने का सवाल है, उचित ये होगा कि आप ये गांठ बांध लें कि दूसरे को बदलना संभव नहीं है, क्योंकि दूसरे व्यक्ति का जो व्यवहार है वो व्यवहार आपकी वजह से नहीं है। जैसा है वैसा आपकी वजह से नहीं है, आप उसका कारण नहीं है। दूसरे का व्यवहार जैसा है वैसा इसलिए है क्योंकि उसकी बैकग्राउंड वैसी है, और चूंकि उसकी बैकग्राउंड को बदला नहीं जा सकता, बैकग्राउंड तो पास्ट की रही है, उसकी कंडीशनिंग्स को चेंज नहीं किया जा सकता, इसलिए करीब करीब ये कहना ठीक होगा और करीब करीब ये मान लेना आपके लिए श्रेयस्कर होगा, उचित होगा कि आप ये समझ लें कि दूसरे को बदलना संभव नहीं है। क्योंकि अगर आप ये बात मान लेते हैं, समझ लेते हैं, देख लेते हैं कि दूसरे को बदलना संभव नहीं है, तो इसके आगे आने वाले फायदे आपको बहुत सारे मिलेंगे। इसीलिए शास्त्र ने भी ऐसा कहा है कि जीवन को आइडियलाइज नहीं करना चाहिए, जीवन के साथ कभी भी चाहिए शब्द यूज नहीं करना चाहिए कि ये ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए, इसको ऐसे होना चाहिए, उसको वैसा होना चाहिए। जीवन को आइडियलाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप जीवन को आइडियलाइज करते हैं तो आप ये कहते हैं कि जीवन अनुपयुक्त है, जीवन उपयुक्त नहीं। और जब आप जीवन को अनुपयुक्त कहते हैं तो कहीं ना कहीं आप जीवन को बदलना चाहते हैं, जीवन को आप स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, दूसरे को आप स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, दूसरे को आप बदलना चाहते हैं। अब अगर मान लीजिए कि आप दूसरे को बदलना चाहें और इसके लिए प्रयास करते रहें, तो फिर इसके क्या नुकसान हैं। अगर हम ये ठीक से समझ लें तो मेरे लिए ये संभव होगा कि हम दूसरे को बदलने का प्रयास ना करें। पहली बात, दूसरे को बदलने का प्रयास जब हम करते हैं तो वो जैसा है उसके अलावा हम कुछ और उसको देखना चाहते हैं, कुछ और उसको बनाना चाहते हैं। जब वो व्यक्ति जैसा है उसको कुछ और बनाना हम चाहते हैं तो उसकी वजह से हमारी कॉन्शियसनेस के अंदर एक स्प्लिट क्रिएट हो जाती है। कॉन्शियसनेस उस व्यक्ति को, कॉन्शियसनेस का एक हिस्सा उस व्यक्ति को वैसा देखता है जैसा वो है, और दूसरा हिस्सा वैसा देखता है जैसा उसे होना चाहिए। तो इस वजह से कॉन्शियसनेस के अंदर एक स्प्लिट क्रिएट हो जाती है। और कॉन्शियसनेस के अंदर अगर आपकी ये स्प्लिट क्रिएट रहती है, हमेशा इस तरीके की स्प्लिट बनी रहती है, तो आपके अंदर एक वेटिंग कॉन्शियसनेस पैदा हो जाती है। इसी वेटिंग कॉन्शियसनेस को हम कहते हैं स्ट्रेस, तनाव। तनाव कुछ नहीं है, हमारी कॉन्शियसनेस का ही स्प्लिट होना है। हम जो चीज़ देखते हैं उसको हम कुछ और बदलने की कोशिश करते हैं, उसको हम स्वीकार नहीं कर पाते, इसी में हमारी कॉन्शियसनेस स्प्लिट हो जाती है। तो पहला तो इसका नुकसान ये है कि आपकी कॉन्शियसनेस स्प्लिट हो जाती है और इसकी वजह से आप लगातार स्ट्रेस में बने रहते हैं। दूसरा जो इसका सबसे ज़्यादा खतरनाक पहलू है वो ये है कि जब आपकी अपेक्षाएं दूसरे व्यक्ति से रहती हैं कि इसको ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, और वो व्यक्ति आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होता, तब आप इमोशनली रिएक्टिव हो जाते हैं। भावनात्मक रूप से आप प्रतिक्रिया देने लग जाते हैं, और भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया जितना आप देते हैं उतना आप डिस्टर्ब रहते हैं, उतना आप बिटर रहते हैं, बिटरनेस आपके अंदर हमेशा बनी रहती है। इसकी वजह से आप कोई भी चीज़ प्रभावी तरीके से नहीं कर पाते, या ना सीख पाते हैं, ना नॉलेज की तरफ आप मुड़ पाते हैं। तो दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप इमोशनली रिएक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि आपकी बदलने की, दूसरे को बदलने की जो आपकी एक्सपेक्टेशंस या आपकी अपेक्षाएं हैं वो आपके इमोशंस को ट्रिगर करती हैं और आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस भर देती हैं, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन भर देती हैं। तो दूसरा नुकसान ये है। और तीसरा नुकसान, जैसा कि आपने लिखा है कि टॉक्सिक व्यक्ति को कैसे प्रभावी तरीके से बदलें, तो टॉक्सिक व्यक्ति कौन है। टॉक्सिक व्यक्ति वही तो है जिसके अंदर नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, या टॉक्सिक व्यक्ति वही तो है जिसके अंदर और दूसरे तरीके के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, तमाम तरीके के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं उसके अंदर। अब जब किसी व्यक्ति के अंदर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है तो वो क्या चाहता है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जिस व्यक्ति के अंदर होता है वो ये चाहता है कि आप इमोशनली रिएक्टिव रहें,
आप प्रतिक्रिया दें। प्रतिक्रिया देने का मतलब क्या है? प्रतिक्रिया देने का, आपके इमोशनली रिएक्टिव होने का या प्रतिक्रिया देने का सीधा मतलब ये है कि आप उसको महत्व दे रहे हैं। आप जितना ज़्यादा इमोशनली रिएक्टिव उस व्यक्ति को लेकर के होंगे, इसका मतलब आप उतना ज़्यादा उस व्यक्ति को महत्व दे रहे हैं, और ये महत्व देना ही तो उसकी सप्लाई है, क्योंकि जितना आप उसको महत्व देंगे उतना वो आपके जीवन को कंट्रोल करेगा, और वो चाहता यही है कि वो आपके जीवन को कंट्रोल करे। जितना आप इमोशनली रिएक्टिव होंगे उतना वो आपकी लाइफ में इमोशनल ड्रामा क्रिएट करेगा। जितना आपकी लाइफ में इमोशनल ड्रामा क्रिएट करेगा उसी डिग्री में वो आपको कंट्रोल कर पाएगा। तो वो तो ये चाहता ही है कि आप रिएक्टिव हो, वो तो हर तरीके से ये प्रयास ही करता है कि आप रिएक्टिव हो, आपके इमोशंस जो है हमेशा नेगेटिव रहें, आप उसको लेकर के एक टेरर में रहें, आप उसको लेकर के एक हॉरर में रहें। तो वो तो ऐसा ही चाहता है। तो जब आप इमोशनली रिएक्टिव होते हैं तो आप उसी व्यक्ति के डिजाइन्स को पूरा कर रहे होते हैं। इनफैक्ट टॉक्सिक व्यक्ति जितने प्रकार के मेंटल गेम्स खेलता है आपके साथ, चाहे वो डिनायल का गेम हो कि आप कोई बात कह रहे हैं उसको डिनाई कर दे रहा है सीधे, फिर आप कह रहे हैं नहीं ये तो ऐसा ही है, मेरे पास इस तरीके का सबूत है, फिर वो कह रहा है कि नहीं आपके पास हो सकता है सबूत हो लेकिन मेरा ये मतलब नहीं था, फिर उसको डिनाई कर देता है। तो आपको तब तक डिनाई कर देता करता जाता है जब तक आप एग्जैस्परेटेड ना हो जाएं और परेशान ना हो जाएं। या फिर आप दूसरे तरीके का मेंटल गेम आपके साथ इस तरीके का खेल सकता है कि वो ये बताए कि वो आपके पर्सपेक्टिव को समझ ही नहीं पा रहा है, आप पता नहीं क्या उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी एक तरीके का मेंटल गेम है, जबकि अंदर से वो जानता है कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन वो अनभिज्ञता दिखाता है कि वो तो इसको समझ ही नहीं पा रहा है जो आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये एक तरीके का मेंटल गेम है। तो इस तरीके के भिन्न भिन्न प्रकार के मेंटल गेम्स वो खेलता है आपके साथ। लेकिन ये मेंटल गेम्स क्यों खेलता है? ये मेंटल गेम्स का खेलने का कारण उसका यही है कि वो आपसे से ज़्यादा इमोशनल रिएक्शन ले सके, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इमोशनली आपको रिएक्ट करने पर मजबूर कर सके, क्योंकि जितना आप इमोशनली रिएक्टिव होंगे उतना ही आप उसको एक हायर पेडेस्टल पर रखेंगे, और फिर वो आपको भी एक हायर पेडेस्टल पर रखने की कोशिश कर सकता है ताकि आपके साथ वो एक शेयर्ड फैंटेसी क्रिएट कर सके, आपको को आइडियलाइज कर सके, और इस तरीके से आपके और उसके बीच में एक विशियस सर्कल बन सके, और इस तरीके से उसको सप्लाई लगातार आपकी वजह से मिलती रहे, और आप एक अनरियलिस्टिक जीवन जीते रहें जिसमें कि आप हमेशा उसको बड़ा बताते रहें, उसको तारीफ करते रहें, उसकी पर्सनैलिटी के जो डिसऑर्डर्स हैं उनको फीड करते रहें। वो तो ऐसा ही चाहता है। तो याद रखिए, जब आप दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करते हैं तो आपको बड़ा दुख होता है, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि टॉक्सिसिटी को तब तो आपको डायरेक्टली फेस करते हैं आपको दुख भी होता है, आपको डिस्पेयर भी महसूस होता है, निराशा भी महसूस होती है, और आपको डिसइल्यूजनमेंट भी होता है, आपका मोह भंग भी हो जाता है। लेकिन मैं बताऊं, भरोसा कीजिए मेरी इस बात के ऊपर, मैंने बहुत सारे सिविलाइजेशंस के बारे में स्टडी किया है, बहुत सारे मिस्ट्री स्कूल्स के बारे में मैंने देखा है, बहुत करीब करीब से मैंने उसको स्टडी किया है, समझा है, जाना है, क्योंकि टेक्निक्स को प्रैक्टिस किया है। बहुत सारे मिस्ट्री स्कूल्स का और ऑलमोस्ट सारे मिस्ट्री स्कूल्स का ऐसा मानना है कि डिस्पेयर, निराशा, ग्रीफ और मोह भंग हो जाना, ये उतना नेगेटिव इमोशन नहीं है जितना कि ये नेगेटिव समझा जाता है। क्योंकि अगर इसको सही पर्सपेक्टिव में रखा जाए तो ये आपके लिए कुछ बड़े काम कर सकता है, क्योंकि ये आपकी इमोशनल रिएक्टिविटी को ही धीरे धीरे खत्म कर देता है। जितना आप दूसरे को वैसा एक्सेप्ट कर पाएंगे जैसा वो है, उतना ही आपके अंदर डिस्पेयर पैदा होगा, आपका मोह भंग होगा, और आपके अंदर ग्रीफ ग्रीफ की फीलिंग आएगी। लेकिन ये ग्रीफ, डिस्पेयर, डिसइल्यूजनमेंट धीरे धीरे आपकी इमोशनल रिएक्टिविटी को ही खत्म कर देता है। और जब आपकी इमोशनल रिएक्टिविटी खत्म हो जाती है धीरे धीरे, आपके अंदर की ये मान्यताएं छटने लग जाती हैं जो कि आपको रिएक्टिव बनाती हैं, तब आपके जीवन में एक स्पेस पैदा होता है। उस स्पेस को कोई एनक्रोच नहीं कर पाता, चाहे भले ही उसका बिहेवियर कितना टॉक्सिक हो। तो आप फिर आपकी जिंदगी के अंदर हैप्पीनेस कंटिन्यूअसली बनी रहती है। तो चाहे आप कोई थेरेप्यूटिक टेक्निक अपनाएं, चाहे आप जाप करें, चाहे आप डिस्पेयर का सहारा लें, डिस्पेयर के बीच में रहें,
चाहे आप ग्रीफ का सहारा लें, चाहे आप ग्रीफ में रहें, चाहे आपके अंदर डिsillusionment हो, लेकिन सपोर्ट बनाए रहें, ऐसा मानते हुए कि एक सवेरा आएगा जिसमें कि आप इस तरीके के टॉक्सिक बिहेवियर से ऊपर उठ पाएंगे और आप अपने अंदर एक स्पेस पैदा कर पाएंगे और आपके अंदर जो भी मान्यताएं हैं वो मान्यताएं टूट पाएंगी। इनफैक्ट जब आप दूसरे को वैसा एक्सेप्ट कर पाते हैं जैसा वो है और इससे आपके अंदर बहुत टॉक्सिक इमोशंस पैदा होते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत डिsillusionment पैदा हो रहा है, बड़ा निराशा पैदा हो रही है, बड़ा दुख पैदा हो रहा है, तो आप भगवान से भी आपका एक अलाइनमेंट क्रिएट होता है इस डिsillusionment की वजह से, क्योंकि आप भगवान से प्रार्थना करते हैं और जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपके अंदर एक नया मैकेनिज्म डेवलप होना शुरू होता है। क्योंकि आप ऐसा नहीं कि कुछ कर ही नहीं रहे हैं, आपने भगवान से प्रार्थना की कि इसको सद्बुद्धि दे। ये प्रार्थना करना भी एक एक्शन है और जब आप कोई भी एक्शन करते हैं तो उससे आपका स्ट्रेस नीचे गिरता है, तो इससे आप ईश्वर से भी जुड़ने का आपका जो मैकेनिज्म है वो डेवलप होना शुरू होता है। प्रेयर का जो कंसेप्ट है वो यही कंसेप्ट है। तो ईश्वर से जब आप हेल्पलेस होते हैं तो प्रार्थना करते हैं, तो जब आप दूसरे को वैसा स्वीकार करने की कोशिश करते हैं तभी ईश्वर पिक्चर में आता है और तभी आपकी ये मान्यताएं टूटना शुरू होती हैं कि जीवन वैसा जैसा है वैसा उपयुक्त नहीं है।